आ सकता है, या मिल्क ग्लैंड को कह सकते हैं। हम स्वेट को ये बात बोल सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है। यहाँ तक कि हम सलाइवा को भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि हम सीबम को भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन के एग्जाम्पल हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब केवल एंजाइम हो गया, केवल पैंक्रियाटिक जूस हो गया, लेकिन चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो सीबम हो, ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएंगे। यहाँ तक कि जो टेस्टिस और ओवरी है वो भी एक्सोक्राइन एक्टिविटी शो कर सकता है। अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन वाले कैटेगरी में। अगर हम इनकी बात करें तो एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टिस ग्लैंड का मतलब हो गया कि जिनके पास ग्लैंड नहीं है तो क्या करेंगे, they will pour their secretion, they will pour their secretion directly into the blood। जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, शुरुआती से, कि अगर आपने चीजें थोड़ी सी नहीं भी पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि अगर नीट में चीजें थोड़ी बेसिक से पूछी जाए तो ये पूछी जा सकती है कि एंडोक्राइन के ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनके जो सिक्रीशन होते हैं इनको हार्मोन्स बोला जाता है, इनको हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि हार्मोन्स किनको कहेंगे। क्या सबसे बढ़िया बायोलॉजिकल डेफिनेशन होना चाहिए हार्मोन्स का, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। हार्मोन्स को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन एक ऐसा डेफिनेशन जो सारे तरह की चीजों को आपस में ले ले वो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात है कि हम हार्मोन को कह दें कि जो हार्मोन होता है वो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर है, वो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर है, मतलब ये सेल के अंदर इनर्वेट करके उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, दूसरी बात, आपके एनसीईआरटी में लिखा कि ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। ट्रेस का मतलब बहुत थोड़ा सा, थोड़ा का मतलब ये हुआ जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही। दूसरी बात है, हार्मोन जो होता है आपके एनसीईआरटी में लिखा कि वो नॉन न्यूट्रिएंट नेचर का है। नॉन न्यूट्रिएंट नेचर का मतलब क्या बोले, न्यूट्रिएंट उसे बोला जाता है जिसको खाने के बाद, जिसको टेक करने के बाद आपको एनर्जी मिले। हार्मोन्स कभी भी न्यूट्रिएंट के तौर पे मेटाबोलाइज नहीं किए जाते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हार्मोन आपने डाइजेस्ट कर लिया और उससे आपको एनर्जी मिल गई, तो ये कभी भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करता, इसलिए इसको नॉन न्यूट्रिएंट नेचर बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, जनरली ये देखा गया है कि हार्मोन जहां सिक्रीट होता है उसका फंक्शन वहां से काफी दूर पर है। दैट मीन्स इसका जो एक्शन होगा वो डिस्टेंट लोकेशन पे होगा। तो लिखोगे इसका जो एक्शन है वो डिस्टेंट लोकेशन पर है। जनरली, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जहां पे सीक्रेट हो रहा है वहां से थोड़ा दूसरी लोकेशन पे ही ये चीजें हो रही है। अब हम हार्मोन तो हमने देख लिया, हमें क्या करना है कि मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही अनोखा ग्लैंड है। मैं अनोखा क्यों बोल रहा हूं, जरा मेरी बात समझना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहने को तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। लगभग आप मान के चलो कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं, उसके पीछे हाथ पिट्यूटरी ग्लैंड का है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड हिस्सा है ब्रेन का, क्योंकि उसकी ऑरिजिन और ब्रेन के मोस्ट ऑफ द पार्ट की ऑरिजिन सेम है। तो हम अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करें, हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीटली एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। और कभी भी हम किसी ग्लैंड के बारे में लिखेंगे तो हमें तीन बातें लिखनी होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसकी ऑरिजिन कैसी है, दूसरी बात हम ये लिखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है,
और तीसरी बात हम ये लिखते हैं कि उसका सिक्रेशन क्या है और उस सिक्रेशन का फंक्शन क्या है। आप हमेशा किसी भी टॉपिक पर, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे आप ग्लैंड पढ़ो, चाहे कोई आप ह्यूमन फिजियो पढ़ो, हमेशा किसी भी टॉपिक के तीन ही पहलू होते हैं। वो ओरिजिन कहाँ से आया है, उसकी लोकेशन क्या है और वो करता क्या है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन की, इसका लोकेशन क्या हो सकता है, तो ये एक कैविटी के अंदर फिट है। ये कैविटी कैसी है, ये बोनी कैविटी है और इस बोनी कैविटी को सेला टर्शिका नाम से जाना जाता है। अगर थोड़ा सा नीट में क्वेश्चन और आगे बढ़ के पूछ दिया जाए कि ये जो बोनी कैविटी आपने सेला टर्शिका लिखा, ये स्कल के कौन से पार्ट का कैविटी है, तो लिख दीजिएगा सेला टर्शिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। ये स्फेनॉइड बोन का हिस्सा है। अब स्फेनॉइड बोन क्या आ गया, ये स्फेनॉइड बोन क्या है पता लगेगा जब हम लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? एक को हम बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। कई सारे बच्चों को एंटीरियर पिट्यूटरी समझने में दिक्कत है, तो समझ लो एंटीरियर का मतलब दूर वाला। ठीक है, एंटीरियर का मतलब हमने समझ लिया जो दूर वाला है, और पोस्टीरियर वाला समझ लेना जो थोड़ा सा पास है। हालांकि कंटेक्स्ट बदल भी सकता है, कई जगह कंटेक्स्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर हम बायोलॉजिकल टर्म दें तो इसका नाम हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोल सकते हैं। हम इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोल सकते हैं। और उसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल सकते हैं। हमने इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकल लेवल पे दो पार्ट में मोटा मोटे डिवाइड कर दे रहे हैं। एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही पार्ट हैं, इसके अंदर भी कई सारे पार्ट हैं। दैट मीन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आपको दो चीजें मिल सकती हैं। एक तो आपको एक सेगमेंट मिल जाता है जिसका नाम होता है पार्स नर्वोसा, और साथ ही साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, ये दोनों इसके अंदर आ गए। अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो इसमें भी आपको दो सेगमेंट मिल सकते हैं। एक इसमें मिलता है पार्स इंटरमीडिया और दूसरा सेगमेंट आपको जो मिलता है वो है पार्स डिस्टेलिस। तो क्या इतने लिखने भर से काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा काम। हमें डायग्राम से समझना पड़ता है कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो मैं एक कार्टूनिस्ट डायग्राम बनाऊंगा। एक्चुअल डायग्राम तो बायो में बनता भी नहीं है, कहीं कहीं हम बनाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह में एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं। क्या कार्टूनिस्ट डायग्राम है? आप समझना, आप ये समझो कि ये जो मैंने सेगमेंट बनाया ये हाइपोथैलेमस है। यहां पे मैंने एक क्रॉस लगा करके एक स्टॉक बना दिया और इस स्टॉक को मैंने कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया। आपको करना क्या है, हम चाहें तो इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। इसको मैंने ये कर दिया। समझने का सबसे बेहतर तरीका है डायग्राम को, पहले डायग्राम को कार्टूनिस्ट वे में समझिए, फंक्शनल डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद एक्चुअल डायग्राम पे जाइए। तो मैंने क्या कहा, आप इस पूरे सेगमेंट को समझ लेना कि ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। ये वो स्टॉक है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ता है। इसको हमने कहा दिस इज इनफंडिबुलम, इसको हमने इनफंडिबुलम कह दिया। और ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो देख रहे हो, हम इसको बोल देंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, एक बोनी कैविटी में फिट है। हम चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि वो सेला टर्शिका है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हमने यहाँ सेगमेंट बनाया है उनको जरा सा दर्शाने का काम करते हैं, एक्सप्रेस करने का काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पास में है इस वाले को हमने कह दिया दिस इज पार्स नर्वोसा। जो बीच में सेक्शन दिखाई पड़ रहा था उसको हमने कह दिया दिस इज पार्स इंटरमीडिया, और जो सबसे लास्ट में सेगमेंट दिखाई पड़ रहा था हमने उसको कह दिया दिस इज पार्स इंटरमीडिया, सॉरी ये हो गया पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। अब सेगमेंट बना दो।
इन दोनों को मिला करके हमने कहा था कि इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और इन दोनों सेगमेंट को मिला करके हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे थे, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे थे। और ये आप मान के चलो कि नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इस एनाटॉमिकल सेक्शन के बारे में कि कौन सा पोस्टीरियर पार्ट है, कौन सा एंटीरियर पार्ट है, तो आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। और खास करके ह्यूमंस की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस से मर्ज होता है, और इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असोसिएशन रीजन पूछा जाता है, और ये दोनों पार्ट जो होंगे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट कहलाएंगे। अब हीरोगिरी सिर्फ इसमें नहीं है कि हम केवल ये जान लें, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, और क्या पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिक्रेशन के लिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है या फिर किसी पे डिपेंड भी करता है। इस स्ट्रक्चर को देख के कम से कम इतना तो एक समझदार बच्चा समझ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी हद तक हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना असर दिखाता है। कैसे दिखाता है हम डिटेल चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी एक हार्मोन को लेकर के अपनी बात करते हैं, और शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन को लेकर के। तो आइए चला देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का क्या है। अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूं, अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूं तो ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी बोल सकते हैं, सोमैटोट्रोफिन। हम इसका अगर इसको ब्रेक डाउन करें कि सोमैटोट्रोफिन का मतलब क्या होता है तो क्या निकल के आता है। एक्चुअली ट्रोफिन वर्ड वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, कंपाउंड किसी चीज को स्टिमुलेट करने का काम करे, उसको प्रेरित करने का काम करे, तो ट्रोफिन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोमैटो का मतलब होता है कि आपके सोमैटिक सेल्स को जो स्टिमुलेट करे, डिवाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए पूरे बॉडी को। अगर मैं जर्माइनल वाले सेल्स को छोड़ दूं जहां से स्पर्म वगैरह बनता है, जहां से गैमेट्स बनते हैं, तो पूरे सोमैटिक सेल्स को, सोमैटिक बॉडी को जो स्टिमुलेट करे ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ऐसे हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आगे चलाते हैं। The hormone which is responsible for overall growth and development of the body। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख के चलते हैं। क्या असर डाल सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बना करके लिखेगा। इफेक्ट ऑन द बॉडी, ग्रोथ हार्मोन बॉडी पर क्या असर डालता है। इफेक्ट नंबर 1, सबसे पहला काम, दिस ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ बोन। हड्डियों की ग्रोथ करना, हड्डियों की लंबाई बढ़ाना। भाई आप कितना भी फैट डिपॉजिट कर लो, कितना भी मसल डिपॉजिट कर लो, और आपका बोन बढ़ा ही नहीं, लंबाई नहीं हुआ, तो लंबाई आपकी कहां से बढ़ेगी। तो पहला काम है कि इलोंगेशन ऑफ बोन तो करे ही करे। दूसरा काम ये भी है कि ये इनिशिएट करता है, ये इनिशिएट करता है माइटोसिस को। तो माइटोसिस इनिशिएट के क्या कर लेगा, ऐसा क्या कर लेगा माइटोसिस इनिशिएट कर, बहुत कुछ कर देगा। ये इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ सेल्स इन मेनी ऑर्गन। भाई आपका शरीर बढ़ रहा है, आप 5 साल से 10 साल के हो गए, 10 साल से 15 साल के हो गए, और केवल हड्डियां बढ़ती जाए, शरीर बढ़ता जाए, अंदर का ऑर्गन छोटा सा रहेगा तो काम कैसे चलेगा भाई। कहने का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। एग्जांपल अगर देना चाहता है, हमेशा सेफ आंसर रखिए लिवर। लिवर क्या करेगा, साइज में बढ़ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, इसके वजह से डेवलपमेंट होती है या फिर ग्रोथ होती है मसल्स की। हमारे मसल्स भी इंक्रीज करते हैं। तो मैं अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवरऑल इफेक्ट देखूं तो मैं इस 3 तरीके से समझा सकता हूं कि बोन का इलोंगेशन हो गया, अंदर के ऑर्गन्स की साइज बढ़ गई, उनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, और साथ ही साथ मसल की भी ग्रोथ हो गई, मसल्स के भी डेवलपमेंट हो गए। इस तरीके से जो है ग्रोथ हार्मोन कर देता है।
लेकिन बात यह है कि ये इफेक्ट दिखाया कैसे, कैसे उसने बोन की लंबाई बढ़ा दी, कैसे उसने माइटोसिस करके ऑर्गन्स का साइज बढ़ा दिया, कैसे उसने मसल की डेवलपमेंट की, मसल का ग्रोथ कर दिया। उसके लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म पे क्या असर डालता है। खुद घुस नहीं जाता, मेटाबॉलिज्म में खुद घुसता नहीं है, वो क्या कर देता है कि ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, फैट्स को काट काट के बॉडी में एनर्जी प्रदान करने का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कहेगा कि तुम रहने दो, मैं फैट से एनर्जी निकलवाऊंगा, और फिर प्रोटीन से कह देगा कि भाई अमीनो एसिड खूब लीवर और मसल सेल्स में एब्जॉर्ब होता रहे, जिससे कि प्रोटीन फॉर्मेशन होता रहे। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा कि खूब सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपके ब्लड में बढ़ा हुआ दिखेगा। और ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ दिखेगा तो कुल मिलाकर के आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो कुछ